सभी साथियों को क्रांतिकारी सलाम। आप सभी को आज राष्ट्रीय ओबीसी दिवस पर जो तमाम बहुजन नायकों ने हमारे तमाम सामाजिक, तमाम राजनैतिक, तमाम विभिन्न स्तरों पर जो हमारे तमाम नेता, कार्यकर्ता, आंदोलनकारी, जिनके परिश्रम से लगातार ये सवाल बना रहा और अंततः आज के दिन वीपी सिंह सरकार में इस मंडल कमीशन की सिफारिशों में एक सिफारिश 27% ओबीसी को आरक्षण की जो सिफारिश मांगी लागू की गई, उस पर हम आप सभी को क्रांतिकारी सलाम पेश करते हैं। साथियों, जैसा कि जिस दौर में हम लोग बैठे हैं, बात कर रहे हैं, ये दौर कोरोना काल है, हम सब लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं। और जो तमाम जो सरकारी आयोजन हैं लगातार हो रहे हैं, लेकिन जो बहुजन आवाम के जो हमले हैं, उनके सवाल हैं, उन पर लगातार पाबंदियां हैं। फिर भी हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से अपनी बातों को रखने की कोशिश कर रहे हैं। आज इसी कड़ी में जो राष्ट्रीय ओबीसी दिवस हम लोग सभी लोग इसको मना रहे हैं, ये अपने आप में आज का दिन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए जब महत्वपूर्ण हो जाता है कि आज के 2 दिन पहले जिस तरीके से अयोध्या में राम जन्मभूमि का भूमि पूजन का जो पूरा जो नाटक हुआ, उसको नाटक ही कहा जाएगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिस संविधान को बनाया, जिस संविधान को इस मुल्क पे चलना था, जिसने बहुजन आवाम को एक ताकत दी, एक हिम्मत दिया, सम्मान के साथ गैर बराबरी के खिलाफ, छुआछूत के खिलाफ, उस नैरेटिव के खिलाफ कल परसों ये आयोजन हुआ। और जो हमारे बहुत सारे साथी कह रहे थे, इस बात को कह रहे थे कि मंदिर में दलित को, ओबीसी को हिस्सा नहीं मिलेगा, उन साथियों से भी मैं कहना चाहूँगा कि आज फ्रंट पेज पे सभी अखबारों में ये लगभग न्यूज है कि पहला प्रसाद अनुसूचित जाति के व्यक्ति को दिया गया, जिसके यहाँ योगी आदित्यनाथ महाराज जी जो है चुनाव के दौरान खाना भी खा चुके थे। जो बहुजन समाज के बीच में खाना खाने का जो नाटक खेल करके संघ ने ये पूरा जाल बिछाया, आज के दौर में हम ओबीसी के पूरे सवाल पर जब हम बात कर रहे हैं तो हमको विभिन्न सवालों को लेते हुए सांप्रदायिकता से लेकर सामाजिक न्याय के पूरे एजेंडे को देखना पड़ेगा। क्योंकि सामाजिक न्याय का एजेंडा, जो आज मंडल कमीशन का एजेंडा, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू समाज के भीतर जो यहाँ की बहुजन आबादी को ठकेल दिया गया है, उसका एजेंडा नहीं है। मुस्लिम जो समाज है उसके भी का भी एजेंडा है। और आज सवाल इस बात का है कि हमारी जो बहुजन आबादी है, बहुजन आवाम है, उसको किस आधार पर हम आरक्षण की व्यवस्था होगी, आरक्षण की जो लड़ाई है वो किस आधार पर होगी, उस बात पर मुझे बात रखनी है। उसकी समझ जो चुनौतियां हैं और उसको हम कैसे आज के दौर में देखते हैं और आज के दौर में हम उसको कैसे लड़ेंगे, उस पर बात करते हैं। साथियों, जो अगर मंडल कमीशन की हम बात पे देखें, अभी पिछले दिनों जिस तरह से तमाम विश्वविद्यालयों में देखा गया, खुलेआम सवर्ण वर्चस्व का पूरा साफ साफ दिख रहा था। तमाम ओबीसी को किस तरह से उनके, अभी हमारे परिचित एक साथी हैं, उन्होंने टिस का, उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में उन्होंने जो हो रहा था एंट्रेंस का टेस्ट, उसमें उन्होंने दिया, तो वहां पर मालूम चला, उन्होंने बता रहे थे कि ओबीसी की जो सीटें हैं उसको जनरल में डाल दिया गया था। और जब सवाल हुआ तो हुआ कि पूरे देश में ही हो रहा है मामला। ये एक बड़ा डिस्कोर्स है और उस पर लगातार तमाम लोग बात रख रहे हैं, मजबूत डिस्कोर्स है, इसको हम लोगों को
बड़े पैमाने पे उठाने का सवाल है, और उस दौर में भी उठाने का सवाल है जब भीमा कोरेगांव में हमारे तमाम इंटेलेक्चुअल्स को, प्रोफेसर हनी बाबू जिन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में जो आरक्षण की लड़ाई है, जब ये आरक्षण की लड़ाई, ओबीसी को वहां पर उसके हक हकूक की लड़ाई, उसके शिक्षा लेगा कि नहीं लेगा, नौकरी करेगा कि नहीं करेगा, इस लड़ाई को प्रोफेसर हनी बाबू ने इस सवाल को मजबूती से उठाया, आरटीआई के माध्यम से उठाया। मौजूदा दौर में बहुत सक्रियता से हमारे लक्ष्मण भाई भी लगातार उस बात को, लक्ष्मण यादव जी उठा रहे हैं। इस दौर में प्रोफेसर हनी बाबू 12वें व्यक्ति थे जिनको भीमा कोरेगांव कॉन्स्पिरेसी केस में उठाया गया। अब पूरा का पूरा आप देखिए कि जो लोग थे उन लोगों पर जिस तरह से जो आरोप लगाया गया भीमा कोरेगांव में, मैं एक उसी दौर की एक बात उत्तर प्रदेश की मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जिस समय कहा जा रहा था उत्तर प्रदेश में 3300 के तकरीबन दरोगाओं की भर्ती का एक मामला योगी सरकार में आया और में 2400 दरोगा की भर्ती मात्र हुई और लगभग 800 समथिंग जो दरोगा की भर्ती उसमें नहीं हुई। क्या कहा गया? एससी और एसटी के 800 लोगों को कहा गया अयोग्य है। वो कब कहा जा रहा है? भीमा कोरेगांव। आप एक तरफ बोल रहे हो कि दलितों ने वहां पर हिंसा किया और दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हो? आप दलित और आदिवासी को उसका हक नहीं दे रहे हो कि वो दरोगा नहीं बन सकता है। ये आप तय करेंगे, ये आप तय कर रहे हैं कि हम उसके लायक हैं कि नहीं लायक हैं। वो लोग तय कर रहे हैं जो लोग साष्टांग अंधविश्वास की रूढ़ियों की, मनुवाद की जो परंपराएं हैं उसको स्थापित कर रहे हैं भारत में, वो लोग तय कर रहे हैं। तो हमें आज के दिन में हमारे जो सामाजिक न्याय के तमाम नायकों के साथ हम ललय सिंह पेरियार, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, अंबेडकर जी, बीपी मंडल, बीपी सिंह, तमाम लोगों के साथ, जगदेव प्रसाद कुशवाहा के साथ, हमको जो हमारे तमाम बुद्धिजीवी जिन्होंने हमारे हक हकूक इंसाफ के लिए लड़ा और आज देश की जेलों में कैद हैं, तो सामाजिक न्याय की राजनीति के हम सिपाहियों का ये जिम्मेदारी है कि इस सवाल को हम प्रमुखता से उठाएं, क्योंकि आज ये सवाल हम नहीं उठाएंगे तो कल सामाजिक न्याय के सवाल को उठाना भी ये कह देंगे कि देशद्रोह है, यूएपीए लगा देंगे। इसलिए इस सवाल को मजबूती से उठाना पड़ेगा। दूसरा साथी, मैं चूंकि कम वक्त में ही तमाम बातों को रखना है और आज दिन भर का ये आयोजन है और आप लोग दिन भर इस आयोजन में बने रहिए, क्योंकि ये एक आयोजन, महत्वपूर्ण आयोजन है। मैं कुछ और बातों को आपके सामने रखूंगा, जो है जैसे कि जो सामाजिक न्याय का जो पूरा सवाल है उसमें मंडल कमीशन किसके लिए, मंडल कमीशन की जब बात आई कि मंडल कमीशन किसके लिए, अगर उसके कुछ चीजों को हम बात करें तो देखें तो उसके बहुत सारी चीजें हैं, उस पर हम लोग की बात करना आज के दौर में जरूरी है। अब मैं आपको, जैसे कि मंडल कमीशन में जो बात कही गई उसमें शिक्षा की भी बात कही गई। लोग जैसे मंडल कमीशन की बात आती है तो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, मुझे लगता है कि आरक्षण के आगे मंडल कमीशन का कोई रोल नहीं था। मंडल कमीशन इस देश में सामाजिक परिवर्तन का एक वाहक था। परिवर्तन की वो जो बीपी मंडल साहब ने जो रिपोर्ट दी है उसमें एक बड़ा खाका है। अन्याय के खिलाफ एक मजबूत लड़ाई, जो ऐसा वंचित शोषित तबका जिसको सदियों से लगातार उत्पीड़ित किया गया था, उसके लिए उसकी बात कही गई और उसमें साफ साफ इस बात को कहा गया कि वो जो शिक्षा पर जो 15 साल के वर्ग के जो स्कूल नहीं जा सकते थे लड़के, उनकी 25% से जो आबादी जो कम है राज्यों में औसत से कम, उसकी बात कही गई, उसके लिए सिफारिश की गई। लेकिन आज आप बताइए, इस पूरे कोरोना काल में नई शिक्षा नीति के नाम पर जो बात हो रही है उसमें से दलित, पिछड़े, ओबीसी, आदिवासी को हाशिए पे लाके खड़ा कर दिया गया है। उसमें निजीकरण की बात कही जा रही है। क्या मंडल कमीशन अगर पूरी सिफारिशें उसकी लागू होती तो सरकार की ये हिम्मत होती? क्योंकि इस देश की बड़ी आबादी ओबीसी आबादी है
अगर शिक्षा नीति में इस तरह का कोई भी परिवर्तन होता है तो ओबीसी आबादी के ऊपर उसका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा। दूसरी बात साथियों कि जो इसमें साफ तौर पे है कि ऐसी जातियां जिनके कच्चे घरों में रहने वालों की संख्या औसत से कम 25% कम हो, राज्य औसत से कम, मतलब एक लिविंग स्टैंडर्ड की बात भी कर रहा है मंडल कमीशन, जिसको प्रधानमंत्री आजकल हो रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना, तमाम तरह की योजना, ये मंडल कमीशन की बात, इस तरह की बातें हैं। दूसरी तरफ मंडल कमीशन इस बात की भी बात कर रहा है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि लगातार हर दिन देखिए कि प्राइवेट स्कूलों की जो मार है, सरकारी स्कूलों की जो हाल है, इसमें सबसे बड़ा धक्का हमारे वंचित समाज के बच्चों पे पड़ रहा है। जिस वंचित समाज के पास खाने के लिए नहीं है, उसको आप पढ़ाने, हाईटेक मोबाइल से पढ़ाने की बात कर रहे हैं। मैं एक सवाल पे अभी बात करना चाह रहा हूं। पिछले दिनों हम सभी लोगों ने देखा कि मजदूरों का बड़ा पलायन हुआ और बताया गया कि विभाजन की त्रासदी के बाद शायद मंडल कमीशन में इस बात पर भी जिक्र है, और मंडल कमीशन में साफ तौर पे है कि ग्रामीणों के जो ग्रामीण कामगारों के कौशल को बढ़ावा देने की बात है, औद्योगिक और व्यवसायिक स्तर पर पिछड़े वर्गों की भागीदारी की बात, तमाम इस तरह की बातों को कहा गया है। क्या अगर मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू किया गया होता तो क्या इतना बड़ा पलायन होता? ये दूसरा कि मंडल कमीशन की सिफारिशों में ओबीसी समाज के लिए भूमि के सुधार के भी, क्रांतिकारी भूमि सुधार के लाने की बात भी की गई है। जो हमारे लोग, बहुत सारे लोग आए पैदल, और लगातार मीडिया और लगातार डिस्कोर्स में हुआ कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे, लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे, लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर दो स्तरों पर अगर सोचा जाए इसको, कि मंडल कमीशन की सिफारिशों को अगर भूमि का हक अगर ओबीसी समाज को मिलता तो क्या इतने बड़े स्तर पे पलायन होता? क्या अगर उनके कामगारों को यहाँ पर ग्रामीण स्तर पर उनको रोजगार की गारंटी होती तो क्या पलायन होता? मतलब कि जो पूंजीवादी नेक्सस है, मंडल कमीशन की जो सिफारिशें हैं, चाहे उसके पहले जो जिस तरह से काका कालेकर की रिपोर्ट के आने के बाद नेहरू युग में दाब करके रख दिया गया, जनता पार्टी की सरकार में कमीशन बनने के बाद इंदिरा गांधी की सरकार में उसको दाब के रखा गया, बाद में वीपी सिंह ने ये स्टेप लिया और उन्होंने मंडल कमीशन को लागू किया। क्या इतने लंबे समय से एक बड़ी आबादी जिसको आपने सिर्फ और सिर्फ अभी तक नौकरी में और शिक्षा में उसको अधिकार देने की बात कर रहे हैं, क्या सिर्फ नौकरी में और शिक्षा में अधिकार उसको आप देने की बात कर रहे हैं, और उसमें भी आप कटौती की बात कर रहे हैं? लगातार कटौती चल रही है, लगातार उसके सीटों में कर रही है। अभी तमाम भर्तियों में आप देख कर सकते हैं, उसमें तमाम वक्ता अपनी बात रखेंगे। लेकिन सवाल इस बात का है कि मंडल कमीशन की क्या सिफारिशों को अगर लागू किया हो गया होता, चाहे शिक्षा के स्तर पर, चाहे भूमि के स्तर पर, चाहे ग्रामीणों के कारोबार कामगारों के स्तर पर, चाहे औद्योगिक स्तर पर, तो क्या उससे ओबीसी समाज का उसके प्रगति का स्तर नहीं बढ़ता? दूसरा बात, अब क्या कर रहे हैं इन्होंने क्या किया कि इन्होंने पिछले दिनों उत्तर प्रदेश और बिहार में एमबीसी और ईबीसी का एक बड़ा डिस्कोर्स इस समय है, उस पर बात करना चाहिए। ये डिस्कोर्स राजनाथ गवर्नमेंट में आता है और राजनाथ सरकार कोटे में कोटा की बात करती है, और उत्तर प्रदेश में जो मुलायम सिंह यादव कास्ट से आते हैं, और जो बहुजन समाज में जो है कि जो सरकार बनती है, उसके बाद
ये दो जातियों पर इनका टारगेट होता है। कहते हैं कि यादवों ने और चमारों ने सबसे ज्यादा मलाई आरक्षण की काटी है और इस आधार पर इन्होंने ओबीसी और दलित समाज के निचले स्तर को यूनाइट किया। अब देखिए, आप ये कह रहे हैं, राजनाथ सिंह कर रहे हैं कि 19% यादवों ने 33% नौकरियों पे कब्जा कर लिया। ये प्रोपोगंडा पूरा चलता है। और याद करिए कि जब 3.5 साल की मुलायम सिंह की गवर्नमेंट बनती है और मायावती की गवर्नमेंट उसके पहले होती है, 1.5 साल की ताज कॉरिडोर के बाद वो गवर्नमेंट उसी मामले को लेकर गिरती है। और पांचजन ने इस बात को लिखा था कि जब मुलायम सिंह की गवर्नमेंट बनी, इसमें राजा भैया से लेकर अमर सिंह का तमाम लोगों का था कि ये हिंदुओं की सरकार है। और आप देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं कि सेकंड मंडल की जो बात कर रहे हैं, थर्ड मंडल की बात कर रहे हैं, निचली जातियों की बात कर रहे हैं, लेकिन इन जो मंडल की जो सेकंड लीडरशिप की जातियों का उभार हो रहा है, किस दौर में हो रहा है, किसके खिलाफ, क्या इसका नैरेटिव बन रहा है? इसका नैरेटिव ये नहीं बन रहा है कि मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने का लेने उसकी बौद्धिकता का स्तर, उसके जो राजनीतिक स्तर है वो नहीं बन रहा है। क्यों? अगर बनता तो मुझे नहीं लगता कि बिहार में कोई उपेंद्र कुशवाहा की बात हो, चाहे रामविलास पासवान तो मान लीजिए मौसम के एकदम मारे रहते हैं हर समय, या फिर उत्तर प्रदेश में अनुप्रिया पटेल है, या फिर ओम प्रकाश राजभर है। तमाम लोग उन ताकतों के साथ खड़े हो गए। वो ताकतें, जिन ताकतों ने 2 दिन पहले इस देश के कोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को नहीं कहा है कि वहां पर बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़ के बनाई गई। इस बात का कहीं उल्लेख किसी भी कोर्ट के किसी डिसीजन में नहीं है, बल्कि ये डिसीजन में है कि वहां पर बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया। ये इसमें कहा गया वहां पर ताला खोला गया, वहां पर भूमि पूजन करवाया गया और बाबरी मस्जिद को वहां मूर्ति रखवाई गई और बाबरी मस्जिद के विध्वंस को एक क्रिमिनल ऑफेंस माना गया है। ये कहीं नहीं कहा गया कि किसी राम मंदिर को तोड़ करके वहां पर कोई बाबरी मस्जिद बनी। लेकिन उस मंडल के उस पूरे दौर के खिलाफ इस ओबीसी राजनीति के, ओबीसी एकजुटता जो पूरी देश में राष्ट्रव्यापी बन रही थी, उसको तोड़ने के लिए जो लाल कृष्ण आडवाणी जो कमंडल का रथ लेके जो निकले थे, उन ताकतों के साथ ये सेकंड मंडल के नाम पर जो ताकतें निकली वो आई। हमें बात करना पड़ेगा, दोनों पे क्रिटिसिज्म करके बात करना पड़ेगा, क्योंकि जो पहले जो ताकतें रहीं, चाहे यूपी में, चाहे बिहार में, चाहे वो राजद, चाहे जेडीयू, चाहे बसपा, चाहे सपा, इन तमाम ताकतों में देखा जाए तो ये वनली वन जातीय वर्चस्व के आगे राजनीति नहीं बढ़ी। सामाजिक न्याय को तो सोशल चेंज में बढ़ जाना था। चंद्रजीत यादव के शब्दों में चंद्रजीत यादव ने कहा था कि इसको नेपाली जनक्रांति के रूप में तब्दील हो जाना था। यहाँ पर उल्टा क्या हो जाता है? यहाँ उल्टा हो जाता है, बीजेपी के साथ भी गठबंधन कर लेते हैं और बिहार में जब वहां पर महागठबंधन की बात होती है तो मुलायम सिंह उस महागठबंधन से निकल जाते हैं और जाकर के 75 सीट नहीं, बीजेपी कहती है 85 सीट जाके अखिलेश यादव लड़ लेते हैं। जाकर के ये ओम प्रकाश राजभर भाजपा में चले जाते हैं, बाद में वहां पर जाकर के बयान देते हैं, कभी अनुप्रिया पटेल चली जाती हैं। हमको टुकड़ों टुकड़ों में नहीं देखना होगा, हमको अपने जाति के नेताओं में नहीं देखना होगा कि हमें जाति वर्चस्व को नहीं स्थापित करना है, हमें सामाजिक न्याय के, हमारी एकजुटता की उस वर्चस्व को स्थापित करना है जो इस देश के जो शोषितों वंशों के वर्चस्व को स्थापित करना है। जिसकी बात जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने कही, लल्लई सिंह पेरियार ने कही, उन तमाम लोगों की शहादतों को याद करते हुए इस बात को सोचिए, क्या जो मंडल, जो लोगों ने जिस आधार पर इन लोगों ने जिन लोगों को नाम पर ये राजनीति हुई, सेकंड मंडल की राजनीति हुई या फर्स्ट मंडल की राजनीति हुई, उन लोगों को कभी बताया गया? ये बताइए कि क्या पिछले 30 सालों में क्या भूमि के सवाल पर कितने बड़े आंदोलन हुए और कितने बड़े आंदोलन इन ताकतों ने किए, जो सामाजिक न्याय की राजनीति के जो अलंबरदार थे, इन ताकतों ने किए। होना तो ये चाहिए था
कि क्रांतिकारी भूमि सुधार होना चाहिए था, जमीन पर हक की बात होनी चाहिए थी। यहां तो उल्टा हो रहा है कि बमुश्किल इस देश में तमाम चीजों की, गाय की गणना हो रही है, अभी तमाम चीजों की गणना हो जा रही है, लेकिन ओबीसी आबादी की गणना ही नहीं कर रहे हैं। और आपने जब गणना हुई, गणना के बाद आपने कहा, पूरा हुई तो आपने कह रहे हैं कि वो तो गणना में जातियों के आंकड़े गलत आ गए, या फिर आप कह रहे हैं कि वो तो उस पंचवर्षीय योजना के लिए थी, अब पंचवर्षीय योजना तो आगे निकल गई। एक इतनी बड़ी आबादी, उसके हक हकूक इंसाफ के सवाल को लेकर आपके पास कोई गणना नहीं करते हैं, उसको सामने नहीं लाते हैं, और उसके नाम पर जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो उसके सवाल को नहीं खड़ा करते हैं। वो उसके सवाल, आप सिंपल सोचिए, इस देश में अभी 8 महीने पहले, 10 महीने पहले नागरिकता के नाम पर इस देश की माताएं बहनें सड़क पर बैठी थी। क्या ओबीसी की नागरिकता का सवाल नहीं है? हमारी गणना ही नहीं की गई कि हमारी गणना ही नहीं, मतलब हमको इस देश का नागरिक ही नहीं माना जाता है। हमें कहा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट बार बार बोल दे रहा है कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। अभी मैं सुबह संजीव जी की एक पोस्ट देख रहा था, संजीव माथुर जी की, उस पोस्ट में लिखा हुआ था कि आज लगातार जो सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर जो रिजर्वेशन की बात कही गई है, उसको हटा करके आर्थिक की बात गवर्नमेंट कर रही है। आज नई शिक्षा नीति को लेकर मोदी तमाम कुलपतियों के साथ बैठ रहे हैं। इन पॉलिसी स्तर पर जब तक हमारी बात नहीं होगी, और जब तक चाहे वो मोड बैकवर्ड क्लास हो, चाहे मोड दलित कास्ट है, चाहे अपर बैकवर्ड क्लास है, चाहे अपर दलित कास्ट है, जो भी हो, जब तक आप उसको, उसके हक हकूक और जो तमाम डिस्कोर्स है, वैचारिक डिस्कोर्स है, उसको आप नहीं करेंगे, तब तक ये मंडल का जो सपना था, बीपी मंडल का जो सपना था, उस मंडल के सपने को हम पूरा नहीं कर सकते हैं। इसलिए साथियों, जो ये सपना है, बीपी मंडल का जो सपना था, उसके पूरा करने के लिए हमें लगता है इस दौर का सबसे बड़ा सवाल है हम ऐतिहासिक रूप से मजदूरों की औलाद हैं। हमारे परदादा बिहार से आए थे, मधेपुरा से आए थे, हम आजमगढ़ में बस गए। इसी तरह से तमाम लोग, जो देखा जाए कि इस देश में इस यूपी और बिहार के जो पूर्वांचल का पूरा सेक्शन है, ये तमाम गिरमिटिया मजदूरों के पूरा का एरिया है, और हर जिले में एक आए हैं, और 1 से 1.5 लाख मजदूर आए हैं, और वो देखिए, लोग कह रहे हैं कि वो मजदूर लौट रहे हैं, वो मजबूरी में लौट रहे हैं। अगर मंडल के जो सपने थे कि गांव में उनको काम मिले, ओबीसी को उनके उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए, क्रांतिकारी भूमि सुधार लागू किया जाए, क्या इस देश में एक बड़ी आबादी को भूमि का अधिकार नहीं मिलेगा? मिले, उसके लिए हमको लड़ना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें तमाम साथी लोग इस बात पे रखेंगे। इस बात को लेते हुए हमको आज के दौर में जो सबसे बड़ा संकट, अब कोरोना कितना है, कितना पॉलिटिकल है, कितना ये प्रोपोगंडा है, लेकिन इस बात में हमको देखना पड़ेगा कि इस बात ने सच्चाई ला दिया कि हमारे तमाम अधिकारों को हमारे बीच में क्लैशेस पैदा करके, हमारे जो नेताओं की जो उनकी बौद्धिकता थी, जो उसमें वो सिर्फ कुछ जातियों को अपनी जाति के वर्चस्व से आगे नहीं बढ़ पाई, जिसका खामियाजा हुआ कि आज ओबीसी के जातियों के ही पीठ पे सवार होकर के बीजेपी सदन में पहुंच गई और एक पिछड़े को प्रधानमंत्री बना दी। तो मुझे लगता है कि हमको इस बात पे सोचना चाहिए
कि भूमि सुधार के बड़े एजेंडे को लेकर हमारे अंदर में एक एजेंडा होना चाहिए कि हक भूमि पर हमारी हकदारी का एजेंडा होना चाहिए कि इस मुल्क की जो जमीन है इस पे हमारी हकदारी हो, इस मुल्क में जो नौकरियां हैं इसमें हमारी हकदारी हो, इस मुल्क में हमारा बच्चा शिक्षा लेगा। सिर्फ हमारे किसी नेता का बच्चा पढ़ के ऑस्ट्रेलिया से चला आएगा तो पूरे पूरे ओबीसी समाज का सवाल नहीं हल कर पाएगा। और उसको तब एहसास हो जाता है कि जब जब घर धुलवा दिया जाता है गंगा जल से, तब एहसास होता है कि वो ओबीसी थे। हम ओबीसी के, हमको ओबीसी होने पर एक गर्व होना चाहिए। ये जो अदर बैकवर्ड क्लास का जो पूरा सवाल है उस पे जो हीनता का भाव लाया जाता है पूरे इस दौर में, लगातार देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो वैचारिक स्थिति में जो क्लैरिटी नहीं बनती है तो ओबीसी समाज की नहीं बनती है, उसके नायकों को, वो अपने नायकों को नहीं जानता है। तो मुझे लगता है एक तो ये है। दूसरा मुझे लगता है कि ओबीसी समाज में लगातार पिछले दिनों मैं कल देख रहा था एएमयू के हमारे साथी आमिर मिंटोई जो अभी महीनों जेल में, 3 महीना से अधिक समय जेल में काट के आए, और कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। जिस तरह से बाबरी मस्जिद के सवाल पर तमाम सेकुलर पार्टियां, कांग्रेस, सपा, तमाम इस तरह की जो पार्टियां थी अपने आप को सेकुलर कहती थी, उन्होंने अपना जो ब्राह्मणवादी मनुवादी नैरेटिव में जाकर के खड़े होकर के उसको मजबूत करने का काम किया। उसके खिलाफ उन्होंने जो मुस्लिम जो जनप्रतिनिधि थे उनके खिलाफ उन्होंने प्रस्ताव पारित किया कि एएमयू के दरवाजे बंद होंगे, जहां उनके खिलाफ जो ऐसे नेता होंगे उनके खिलाफ हम सवाल उठाएंगे। आज इस बात पर भी हमको भी इस बात को शपथ लेनी पड़ेगी आज इस राष्ट्रीय ओबीसी दिवस पर कि हमारे ओबीसी समाज के जो भी नेता जिस भी पार्टी में हो उनसे ओबीसी समाज के जो मंडल की जो सिफारिशें थीं उसको हूबहू लागू करवाएं। दूसरा कि जो बीपी मंडल साहब की एक सिफारिश, इसमें आरक्षण का जो पूरा सवाल था, जिस तरह से 27% आरक्षण को जहां बढ़ना था, मामला ये था, आप कहते हैं कि यादव ने 19% की यादव ने 33% पे कब्जा कर लिया ओबीसी में, लेकिन इस बात को नहीं कहते हो कि इस देश में 54% इसकी बीपी मंडल साहब कहते हैं उस आबादी को आप जो है 27% रिजर्वेशन दे रहे हैं और 11-12% के अंदर में वो नौकरियों में है। इससे केंद्र सरकार की नौकरियों में उससे भी कम है साहब, सुबह में तो उसकी गणना ही आप नहीं कर सकते हैं। तो मतलब यह है कि आज देखा जाए तो ओबीसी समाज इस देश में दोयम दर्जे का नागरिक है। इस तरह से ये संघी मनुवादी जो ब्राह्मणवादी ताकतें हैं, इस तरह से मुस्लिमों को पॉलिटिकली दोयम दर्जे का नागरिक बनाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन इन लोगों ने लंबे समय से पूरे ओबीसी समाज को दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया है। आप सिंपल सोच सकते हैं कि 54% आबादी को 10 को बाद उसको रिजर्वेशन मिलता है, 90 में 27%, उसमें भी आज उसकी वो आधा भी वो अपने रिजर्वेशन को नहीं पा पाया। आप उसको 50% के अंदर उसी जितना उसका रिजर्वेशन है उसी में ही उसको रख रहे हैं। उसके आगे आप सवर्ण आरक्षण के नाम पर 10% बढ़ा दे रहे हैं। सामाजिक न्याय गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है, आरक्षण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम आप जो चलाना वो चलाइए, लेकिन आप हमारी हक को खा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमको इस बात को लेकर बहुत मजबूती से कहना होगा, क्योंकि इस बात को जो संघी ताकतों ने, ब्राह्मणवादी मनुवादी ताकतों ने ओबीसी समाज के अंदर एक अपराध बोध पैदा कर दिया है कि आप हक मार रहे हैं, हक खा रहे हैं, जबकि सच्चाई है कि जिस ओबीसी समाज की जो आबादी है 54%, उससे आधा से कम उसको रिजर्वेशन आप दे रहे हैं और उसमें भी आधा से कम उसको नौकरियों में है। और आज इस तरह से नई शिक्षा नीति लाई जा रही है, लगातार नौकरियों में कटौती की जा रही है। आने वाले समय में ओबीसी समाज विश्वविद्यालयों में नौकरी छोड़िए वो पढ़ाई कर पाएगा, ये भी मुश्किल होगा। तो मुझे लगता है
कि इन तमाम सवालों को लेकर आज हम लोगों को ओबीसी समाज को यह हद लेनी पड़ेगी कि वो सामाजिक न्याय की बहुजन एकता का नारा बुलंद करते हुए दलित, ओबीसी, मुस्लिम, आदिवासी, महिला तमाम सवालों को लेकर, महिला आरक्षण का जो सवाल है, क्योंकि मेरा वक्त खत्म हो गया है और चूंकि मैं इस पे बात हम लोग फिर आगे करेंगे और भी साथी बात रखेंगे, महिला आरक्षण के भी सवाल पर लेकर हमको रखना पड़ेगा, क्योंकि जिस समाज की महिलाएं अगर नेतृत्व में नहीं है, प्रतिनिधित्व में नहीं है, वो समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। और ये बात बता दिया पिछले दिनों सीए आंदोलन ने, नागरिकता के अधिकार के आंदोलन ने बता दिया, सीए एंटी सीए मूवमेंट ने बता दिया कि जब उत्तर प्रदेश में 23 नौजवानों की योगी सरकार ने हत्या करवाई, उसके बाद हमारी माताएं बहनें आकर के अपने बेटों के लिए, अपने भाइयों के लिए आकर खड़ी हो गई। 2 अप्रैल 2018 को आजमगढ़ में SC/ST एक्ट के नाम पर जब वहां पर बहुजन आवाम के दलित, ओबीसी, मुस्लिम लड़कों को अरेस्टिंग हुई, 3 अप्रैल को सगड़ी थाने को, पूरे थाने को वहां की दलित महिलाओं ने घेर लिया और कहा कि हम नहीं छोड़, हमारे नौजवानों को, हमारे भाइयों को, हमारे बेटों को तुमको छोड़ना पड़ेगा। इसलिए कोई भी समाज बिना महिला नेतृत्व के, बिना महिला सशक्तिकरण के, उसके जो मुक्ति का जो आंदोलन है, ब्राह्मणवाद, मनुवाद के से मुक्ति का आंदोलन है, उसके साथ हमको खड़ा होना पड़ेगा और हमको इस बात को हद लेनी पड़ेगी कि हमारी जितनी संख्या हिंदुस्तान में है, भारत में जितनी संख्या है, हमारी आबादी के अधिकार में हमको पूरा हक चाहिए और उस हक से हम 1% का भी कोई समझौता नहीं करेंगे। ये एक गुलामी की जिंदगी है और गुलामी की जिंदगी हमारे आजाद भारत में गुलाम की जिंदगी ओबीसी जी रहा है और गुलामी की जिंदगी से इसको तोड़ना पड़ेगा। आजादी 10%, 20%, 25% नहीं होती है। ओबीसी समाज अगर 54% है तो आप 27% रिजर्वेशन नहीं, आपको उसका पूरा रिजर्वेशन आपको देना पड़ेगा। मैं अपनी बात तमाम आप लोगों ने मेरी बातों को सुना और आज ओबीसी दिवस पर फिर से आप सभी साथियों को बधाई देते हुए कि इस क्रांतिकारी परंपरा को हम आगे बढ़ाएं, बहुजन एकता को बुलंद करें और अपने हक, हकूक, इंसाफ की लड़ाई को हम मजबूत करते हुए अब इस देश में भागीदारी के सवाल को हम हर स्तर पर लड़ने के लिए अपने तमाम लोगों के नीचे लामबंद हो, खड़े हो। इंकलाब जिंदाबाद।